नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मेरी क्लास गोल क्लासेस पर डेली होती है, आपके गोल क्लासेस है जो चैनल यूट्यूब चैनल, उस पर पॉलिटी की। आज हम पॉलिटी में हमने पिछली वाली वीडियो में बात की थी कि हम जो सुप्रीम कोर्ट है आपका वो पूरा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने आर्टिकल देखे उसके, यानी और उसकी योग्यताएं देखी, जो न्यायाधीश बनते हैं आपके, और उनके महत्वपूर्ण तथ्य जाने। आपकी फातिमा बीवी जो महिला न्यायाधीश बनी थी, और जो आपके प्रेजेंट के डी वाई चंद्रचूड़ हैं, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी पिछली वाली वीडियो में। आज हम बात करेंगे आपके जो राज्य के संविधान के बारे में। राज्य की कार्यपालिका है, आपकी विधानमंडल है, आपके राष्ट्र जो राज्यपाल होते हैं राज्य में, जो बाकी मुख्यमंत्री वगैरह को अपॉइंट करते हैं जैसे, और आपके मुख्यमंत्री होते हैं। जो राज्य महाधिवक्ता होता है, जैसे महान्यायवादी था, जो महान्यायवादी यहाँ पे महाधिवक्ता होता है, ऐसे उसके बारे में बात करेंगे। और आपके हाई कोर्ट्स हैं और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले ये एक सुविचार है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, फिर अपना जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे हम। थॉट है ये आपके लिए सुविचार: फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में, बस कभी हारना मत। इंपॉर्टेंट लाइन है कि फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं फर्क पड़ता आप कितने बुरे हालात में हैं। लोग आपकी सक्सेस को देखना पसंद करते हैं, ना कि आपके हालातों को। और बस आप अपने अंदर ये मत डाल लाना कि मैं हार जाऊंगा। बस इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी हारना मत, इस चीज़ को याद रखना और लगे रहना, डटे रहना, ये आपके ऊपर है। हम आज बात करेंगे अपनी जो राज्य का संविधान है, जो राज्यों के बारे में, कार्यपालिका और विधानपाल जो विधानमंडल है आपके, जब विधान परिषद है उसके बारे में। पहला टॉपिक ये जो राज्यों के बारे में है, वो आर्टिकल जो आपका भाग 6 में है। भाग 5 में मैंने आपको पढ़ाया कि जो सुप्रीम कोर्ट थे, अब भाग 6 में आपके राज्यों का संविधान या राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें राज्यों के बारे में ही है। ये आर्टिकल 152 से 237 के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक है मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, वो पहला टॉपिक है उसमें राज्य की कार्यपालिका। यानी आप जान सकते हैं राज्य की कार्यपालिका के बाद जैसे आपके गवर्नर होते हैं, मंत्री होते हैं, और भी जो मंत्री होते हैं वो राज्य की कार्यपालिका में कार्य करेंगे। ये आर्टिकल 152 से 167 के बीच में आएगा। आपका 152 मैंने इसलिए कहा क्योंकि 152 यहाँ पे 153 इसलिए लिखा है क्योंकि 152 में आपको पता है कि वो जो राज्य की परिभाषा है, यानी एक राज्य कैसा होना चाहिए, उसको बनाने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट तथ्य हैं या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जो वो बनता है राज्य, क्या बोल सकते हैं हम उसे, इंपॉर्टेंट चीजों से जो राज्य बनता है वो। अब आज जो दूसरे पॉइंट्स पर मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्य का विधानमंडल, जो आपकी लेजिस्लेटिव होती है असेंबली, यानी जैसे आप विधानमंडल, विधान परिषद, और जिसके सदस्य कितनी उम्र की होनी चाहिए, उसके बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, ये जो बातें मैं आपकी राज्य के विधानमंडल में बात करूंगा। ये आर्टिकल 168 से 212 में। 3 में आपका राज्य की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, यानी जो आपके गवर्नर है उनकी विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये आर्टिकल 213 में। और हाई कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे हम, इसमें 214 से 232 के बीच में है। लोअर कोर्ट्स हैं जो आपके अधीनस्थ न्यायालय, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बोल सकते हैं, जो आप डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो आर्टिकल 233 और 237 के अंतर्गत आता है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम। अब आज हम पहला टॉपिक रखेंगे आपकी राज्य की कार्यपालिका, जो आपके आर्टिकल 153 से 167 के बीच में है। पहले आर्टिकल 152 के बारे में बात जान लेते हैं। आर्टिकल 152 में क्या है वो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे राज्य की परिभाषा है आर्टिकल 152 में। आर्टिकल 153 से शुरू होता है आपकी राज्य की कार्यपालिका के बारे में। आर्टिकल 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और
जो कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होगा, यानी जो आपके राज्यपाल है, गवर्नर है, वो उस राज्य के प्रथम नागरिक होंगे। जैसे कि आपको पता है राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक हैं हमारे देश के, तो वो भी देश में एक होते हैं। यहाँ पे प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, किसके लिए, उसे हम पढ़ेंगे अभी। 7वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1956 में। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये जोड़ी गई बाद में बात 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। आर्टिकल 153 को हमने कंप्लीट कर लिया। आर्टिकल 154 में देखते हैं हम क्या है। आर्टिकल 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ से करा सकता है। आर्टिकल 154 में लिखा है कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां जो आपके राज्यपाल है उनमें निहित होंगी राज्य की, और जिनका प्रयोग या तो वो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ जो आप उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो व्यक्ति, उनसे भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करा सकते हैं। ये उनके ऊपर है। जैसे आपको पता है हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि सारी लोकसभा की शक्तियां या पूरी विधान जो संसद की जो शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद वाली शक्तियां वो सारी राष्ट्रपति में निहित होंगी और वो अपनी शक्तियों का निर्वहन करेंगे। आगे देखते हैं आर्टिकल 155 में क्या है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे हम। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करेगा और ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगी, यानी जो आपकी लोकसभा होती है उसकी सलाह पर जो आपके मंत्री, यानी आपको पता है हर काम आपके राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में, तो कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो कि राष्ट्रपति उसके अंतर्गत काम करेंगे या उनकी सलाह पर काम करेंगे। जैसे ही वो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 156 में क्या है, कार्यकाल है, जो आपके राज्यपाल है उनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा, यानी 5 वर्ष का उनका कार्यकाल हुआ और राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत तो वो अपने पद पर रहेंगे और वो अपना त्यागपत्र जो आपके राज्यपाल है गवर्नर वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना त्यागपत्र। आर्टिकल 157 में क्या है, योग्यताएं हैं आपके गवर्नर के बारे में, यानी एक गवर्नर बनने के लिए किसी देश राज्य का उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी कितना योग्य हो वो तो आपका वो गवर्नर बन जाए। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, ये कॉमन है, आपको पता है हर एक में ही हो, वो कम से कम भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक ना हो तो हम उसे राज्यपाल नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपके संविधान उसके प्रति संवेदना नहीं रखेगा और आस्था नहीं रखेगा या फिर उसे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा तो हम उसे कैसे राज्यपाल बना देंगे। दूसरी है उसकी योग्यता कि वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु हो या पूरी कर चुका हो। आर्टिकल 158 में जो राज्यपाल पद की शर्तें क्या है, यानी अब राज्यपाल बन रहे हैं तो उनके पद की शर्तें देखेंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके शर्तें क्या है, जो व्यक्ति राज्यपाल पद पर बैठ रहा है उसकी शर्तें होंगी कि वो संसद या विधायक नहीं होना चाहिए। यानी जो आपका सांसद होता है, संसद लिख गया सॉरी इसमें, सांसद, वह सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए यदि वह सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए यदि यदि ऐसा सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी आप इसे समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति विधायक है या सांसद है, वो राज्यपाल बनता है तो उसकी विधायक या सांसद की जो सीट है वो रद्द हो जाएगी या उसकी समाप्त हो जाएगी, उसे राज्यपाल बनना होगा। तो ऐसा व्यक्ति दोनों चीजों पर नहीं रह सकता, यानी नहीं वो एक टाइम पर सांसद रह सकता है, नहीं एक टाइम पर राज्यपाल रह सकता है।
यानी दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, एक टाइम पर एक ही चीज करेगा वो, या फिर तो वो राज्यपाल रहेगा या सांसद या विधायक रहेगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 159 में क्या है। आपके आर्टिकल 159 में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। अब हमने पढ़ ली कि उनकी योग्यताएं क्या होंगी, उनका कौन कौन करेगा, और उनको जो कार्यकाल है उनका कितना रहेगा, और उनकी शर्तें क्या हैं जो पद की हैं राज्यपाल की। अब उसको शपथ कौन दिलाएगा आपको, राज्यपाल, जो राज्यपाल है गवर्नर को। ये आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो या उनके द्वारा अपॉइंट किया गया सीनियर मोस्ट जज, अगर उनकी अनुपस्थिति में आपके अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है हाईकोर्ट के, तो हाईकोर्ट का ही सीनियर मोस्ट जज ही उनको शपथ दिलाएगा। और जिस प्रकार से आपको पता है राष्ट्रपति को, अब यहीं पर हम देख लेते हैं राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। आपके जो एससी का सीजीआई होता है, सीजीआई, क्या उनके द्वारा यो, जैसे अब यहाँ पे हाईकोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है, ऐसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज आ जाता है। ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, वो या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पर सीनियर मोस्ट जज होगा वो उन्हें शपथ दिलाएगा। आर्टिकल 160 में देखते हैं आपातकालीन परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा कर्तव्य का निर्वहन, यानी अब जैसे किसी राज्य में राज्य आपातकाल लग जाता है जो कि राष्ट्रपति जी उसका ऐलान करेंगे, आपको पता है। अब उस टाइम पर अब राज्यपाल के जो कार्य होंगे, यानी अब वो पूरी विधानमंडल की जो विधानसभा की जो सारी बैठकें होंगी वो आपको पता लोकसभा के अंतर्गत चली जाएंगी, वहां पर ही उनका बजट पेश होगा। उस टाइम पर जो राज्यपाल की सारी शक्तियां, जो मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां होती है वो राज्यपाल के पास चली जाती हैं, और वो उस टाइम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, यानी किसी अन्य के पद को या ड्यूटी को निर्वहन करना। ये राज्य आपातकाल आपको पता है कौन से आर्टिकल है, 352-56 में, 352 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल है जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और इसमें स्टेट जो इमरजेंसी है वो 356 में, और लास्ट आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 360 में। आर्टिकल 161 में देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, यानी अब जो राज्यपाल न्याय वाली शक्तियां होती हैं जो आपको पता है राष्ट्रपति के पास भी होती हैं। आर्टिकल 161 में जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं उन्हें हम पढ़ेंगे अभी। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों को देखेंगे हम। पहले ये है, यानी पहली की वाली बात करेंगे कि मृत्युदंड को माफ करने की का अधिकार। ये मृत्युदंड जो आपको आपको पता है जो आपके राष्ट्रपति जी आर्टिकल 72 के तहत मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार राज्यपाल को नहीं है। ये अधिकार आपके राज्यपाल के अंडर नहीं आता। आपके राज्यपाल होते हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के मृत्युदंड को माफ कर सकें, लेकिन लेकिन हम बोल सकते हैं हालांकि गवर्नर आपके जो राज्यपाल है मृत्युदंड को स्थगित कर सकता है, उन्हें रोक सकता है जब तक उनकी सजा या उसको मृत्युदंड वाली बिल्कुल माफ नहीं कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है या उसका रूप बदल सकता है। जिस प्रकार आपके राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो पूरा ही मृत्युदंड को माफ कर दे जो आर्टिकल 72 के तहत है, इनको आर्टिकल 161 के तहत है कि वो जो आपके मृत्युदंड है उसे स्थगित कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और प्रविलंबन, और ये सारी शक्तियां जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जो प्रविलंबन है आपका विराम है, लघुकरण और परिहार है। यानी प्रविलंबन होता है, जब मैं आपको राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ा रहा था आपको पता है उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं जो मैंने आपको प्रविलंबन, विराम और लघुकरण वाला, परिहार वाला, ये चारों पॉइंट्स पढ़ाए थे।
इसमें ये होता है कि अगर किसी सजा को प्रलंबन या रेप्राइट रिप्राइव कर सकता है आपकी गवर्नर, विराम उसे रोक सकता है, लघुकरण यानी इस सजा को कम कर सकता है, और परिहार जो सजा का रूप बदल सकता है। ये चारों पॉइंट्स, ये सारी शक्तियां, ये शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन, राज्यपाल के अधीन आती हैं या राज्यपाल को हैं। ये शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। यानी जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अधिकार है इन सभी शक्तियों का, ऐसे ही आपके राज्यपाल को भी अधिकार है आर्टिकल 161 के तहत। अब हम आगे देखते हैं आपके आर्टिकल 162 में क्या है। हो गया ये तो। आर्टिकल दूसरी शक्ति देखते हैं, उनकी न्यायिक शक्ति है जो आपकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोट या जिसे पदोन्नति बोलते हैं हम, और अपने पद से हटा सकता है। यानी आपके राज्यपाल को शक्ति है कि वो अपने हाईकोर्ट, जो आपके हाईकोर्ट्स होते हैं उनके न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी सलाह पर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय बोल सकते हैं उन्हें, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी उस जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, और उनका ट्रांसफर या दूसरी जगह उनका ट्रांसफर भी करा सकता है, पर प्रमोट यानी पदोन्नति कर सकता है, और पद से हटा भी सकता है। ये आपके राज्यपाल को अधिकार है। अब आगे हम आर्टिकल 162 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है आर्टिकल 162 में। आर्टिकल 163 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, राज्यपाल इसी की सलाह पर कार्य करेगा। अब यहाँ से जो आपके राज्यपाल साहब है उनको कितनी कितनी शक्तियां मिली थी, एक साथ उन्हें धड़ाम से गिरा दिया गया कुर्सी पे से, जो सर्वोच्च बना दिया गया था। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि आपके राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और राज्यपाल इसी की सलाह पर कार्य करेंगे। इस प्रकार से आपके राष्ट्रपति जी होते हैं, वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करती हैं। इसी प्रकार जो आपके राज्यपाल है, ये भी उस राज्य में, संबंधित राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगी, जो विधानसभा के लिए अपॉइंटेड हुई है या चुन के आई हुई है, वो आपके राज्यपाल की मदद करेगी और राज्यपाल उन्हीं के कहने पर ही कार्य करेंगे। आर्टिकल 164 में देखते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी आपके राज्यपाल ही करेंगे। यानी उनको शपथ मुख्यमंत्री को आपके राज्यपाल दिलाएंगे, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे, और अन्य जो आपकी पार्टी होगी जो विधानसभा में चुनकर आई हुई है, उसका बहुमत दल का नेता होगा, उसे नियुक्त करके वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो मुख्यमंत्री चाहेंगे, जो उनकी मंत्री होंगी, यानी जैसे कोई फाइनेंस मंत्री बनता है, कोई शिक्षा मंत्री बनता है, जो राज्य में होते हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर, उन सब मंत्रियों की नियुक्ति आपके राज्यपाल ही करेंगे। और दूसरा है, मंत्री राज्यपाल के पर्यंत पद पर धारण रहेंगे। यानी आपके राज्यपाल चाहेंगे जब तक ही मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। आगे वाले पॉइंट्स में देखते हैं हम। तीसरा है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? जैसे सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि विधानसभा के प्रति आपकी जो सामूहिक मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी है, क्योंकि लोगों ने उन्हें विधानसभा में बैठने के लिए चुना है। तो सामूहिक रूप से पूरे जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। और व्यक्तिगत रूप से, यानी जब व्यक्ति की बात की जाए, व्यक्तिगत रूप से वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया है उन्हें। अब कार्यपालिक शक्तियां देखते हैं, जो आपके जो राज्यपाल है उनको कौन सी कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं।
पहली है सीएम, मंत्री, राज्य चुनाव के अध्यक्ष आदि सभी प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाएगी। यानी आपके सीएम होते हैं, आप अभी हमने देखा आपके मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा अपॉइंट किए गए मंत्री हैं जो आपके राज्यपाल करती हैं, जो उनका चुनाव आप करके, या जो आपके मंत्री जो सीएम चाहेंगे उन मंत्रियों को वो अपनी कैबिनेट जो आपके मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं उन मंत्रियों की। और राज्य चुनाव आयोग यानी जो आपका इलेक्शन कराता है राज्य, उनके अध्यक्ष आदि सभी प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति आपके गवर्नर करेंगे, ये उनको कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। दूसरी है राज्य विधान, जो विश्वविद्यालय होते हैं आपके यूनिवर्सिटीज जो राज्य में होती हैं, जो राज्य अंडर आ रही हैं, जो राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हैं आपके गवर्नर, यानी सारा संचालन विभाग, यानी सारा संचालन वही देखेंगे। लेकिन अब आपके राज्यपाल सारा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए वो विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, जो चांसलर होते हैं आपको, जो वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति आपके राज्यपाल करेंगे। और ये आपके जो गवर्नर हैं वो चांसलर होते हैं विश्वविद्यालयों के, और वाइस चांसलर की नियुक्ति आपके राज्यपाल ही करेंगे। तीसरा देखते हैं हम, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। यानी आपकी जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जो पीसीएस वगैरह की जो लोअर पीसीएस की जो नौकरियां होती हैं, उनके लिए जो राज्य लोक सेवा कोई एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति आपके गवर्नर करेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ हटा सकते हैं प्रेसिडेंट। उनको यही अधिकार है कि वो सिर्फ नियुक्ति कर सकते हैं, हटा सिर्फ प्रेसिडेंट सकते हैं, उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि हटाने की उनकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं विधायी शक्तियों में। यानी आपको गवर्नर है, उनको विधायी शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं। पहली है नवगठित विधानसभा एवं वर्ष के प्रथम सत्र को गवर्नर आपके जो राज्यपाल है संबोधित करेगा। केवल गवर्नर को अधिकार है टू डिसॉल्व दी असेंबली, यानी इस पॉइंट को समझते हैं, टू डिसॉल्व दी असेंबली, यानी अब जो विधानसभा है उसे विघटित करने का अधिकार आपके गवर्नर को है। और जब नई विधानसभा चुन के आएगी, जब लोग आपके द्वारा भेजे गए विधायक उसमें बैठेंगे, तो उस टाइम पर संबोधित वो आपके गवर्नर करेंगे, और फिर डिसॉल्व भी आपके गवर्नर को ही अधिकार है। दूसरा विधेयक, गवर्नर के साइन के बाद अधिनियम बनते हैं, यानी जो विधेयक होते हैं वो गवर्नर की साइन के बाद ही विधेयक बनेंगे। और गवर्नर की सहमति, जब गवर्नर आपके मुख्यमंत्री वाली मंत्रिपरिषद को सलाह या सहमति देगा, जब वो मनी बिल को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आर्जित कर सकता है, यानी कोई ऐसा उनके पास विधेयक आता है जो उनकी समझ में नहीं आ रहा या उन्हें ठीक नहीं लग रहा, तो वो राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकते हैं उसे, तो राष्ट्रपति उस पर विचार करके उसे लागू करा सकते हैं या उन्हें सलाह दे सकते हैं कि आप इसे लागू कराइए। चौथा पॉइंट है वीएस, यानी विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति, और जो विधान परिषद होता है उसमें एक से 1/6 सदस्यों को नामांकित कर सकता है, आपकी राज्यपाल को ये शक्ति है। एक पॉइंट और है इसमें, वह राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। यानी जो गवर्नर साहब होते हैं आपके, वो राज्य वित्त आयोग अपनी जो रिपोर्ट बनाता है एक वर्ष की, जो लेखा जोखा होता है उसका, और राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं आपके, जो आपको पता है जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं आपके, जो देखते हैं कि एक राज्य में या कितना पैसा गया, कहाँ गया, कितना खर्च हुआ, वो सारी रिपोर्ट को लेकर वो विधानसभा के सामने प्रस्तुत करते हैं उसे। जो आपका विपक्षी दल होगा उस पर बहस करेंगे और उसमें पता चलेगा कि सरकार ने कितना घोटाला किया है और कहाँ कहाँ खर्च किया है, जिससे लोगों को अवगत कराया जाएगा और लोग जानेंगे कि आपकी सरकार कितने अच्छे कार्य कर रही है या कितनी पैसे का घोटाला कर रही है।
ये गवर्नर साहब ही करेंगे आपके। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और कल आपके जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, और आपकी जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उनके बारे में भी देखेंगे हम कल वाली वीडियो में। आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा मैं, और आप इसी पॉइंट्सों को पढ़ लेना। उससे पहले आप हमारा ये गोल क्लासेस चैनल है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जो आपका नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लेना, क्योंकि उससे कोई नई वीडियो आती है या कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और उसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।